तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि इलास्टिसिटी मॉड्यूलस क्या होता है और ये हमें क्या बता सकता है। लेकिन उससे पहले जरा कल की जो बात थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। जहां से कल बात हमने खत्म की थी वो एक दफा फिर बता देता हूँ। अब वो बात ये थी कि हमारे पास अगर कोई मटेरियल है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, और मैं इस पर एक स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया होगी, तो इस स्ट्रेस के नतीजे में एक स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है, यानी स्ट्रेस प्रोड्यूसेस स्ट्रेन। लेकिन मैंने फिर आपको एक और बात भी बताई थी और वो बात थोड़ी सी डिफरेंट थी। मैंने कहा था आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि जब आपने स्ट्रेस अप्लाई की तो बॉडी डीफॉर्म हो गई, तो हम कहेंगे इस पिक्चर के लिहाज से देखें तो स्ट्रेस प्रोड्यूसेस स्ट्रेन। लेकिन जब आपकी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई है तो आप अगर एटॉमिक लेवल पर जाकर देखें तो आप देखेंगे एटम्स जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाने के लिए जोर लगा रहे हैं। ये जो मटेरियल के अंदर एटम जोर लगा रहे हैं, ये जो मटेरियल के अंदर फोर्स पर यूनिट एरिया आप देखेंगे, इसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो ये जो अंदर की स्ट्रेस है इसे मैं थोड़ी देर के लिए इंटरनल स्ट्रेस कह देता हूँ। और अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आपको लगेगा कि यार ये मेरे स्ट्रेन प्रोड्यूस करने की वजह से एटम्स के अंदर वापस जाने की एबिलिटी जनरेट हो गई है, यानी कि एक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गई है। तो इस पिक्चर के लिहाज से देखें तो हम कह सकते हैं कि इट इज द स्ट्रेन व्हिच प्रोड्यूसेस द स्ट्रेस। तो मैंने ये बात जानबूझकर बताई थी कि अगर कहीं पर कोई कह दे कि स्ट्रेस प्रोड्यूसेस स्ट्रेन या कोई कह दे स्ट्रेन प्रोड्यूसेस स्ट्रेस, तो ये दोनों बातें ठीक हो सकती हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स यहां से बात को आगे लेकर चलते हैं। जो बात अभी तक हम लोग ने नोट नहीं की वो देखते हैं, वो क्या बात है। देखिए मैंने सपोज करें स्ट्रेस अप्लाई की 10, तो ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है इसको मैंने मेजर किया तो ये स्ट्रेन थी 2। ये वैल्यूज मैं नोट कर लेता हूं। अच्छा जी, मैंने स्ट्रेस जो है वो 10 से डबल कर दी और मैंने स्ट्रेस कर दी 20, तो मैंने देखा जो स्ट्रेन है वो भी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस होगी ज्यादा डिफॉर्मेशन होगी। लेकिन मैंने देखा स्ट्रेन हो गई 4। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने स्ट्रेस डबल की तो स्ट्रेन भी डबल ही प्रोड्यूस हुई है, डबल डिफॉर्मेशन हुई है। इसी तरह से मैंने जब इसको 30 कर लिया तो मैंने देखा कि जो हमारे पास स्ट्रेन है वो 6 हो गई। अब ये वैल्यूज जो मैंने आपके सामने नोट किए हैं, इन वैल्यूज को जरा गौर से देख लीजिए। इन वैल्यूज से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और वो ये है कि जिस रेशियो में स्ट्रेस बढ़ रही है उसी रेशियो में स्ट्रेन बढ़ रही है। अगर आप देखें ये 10 से 20 हो गई तो डबल होगी ना स्ट्रेस, तो देखिए नीचे स्ट्रेन भी 2 से 4 हो गई, यानी डबल हो गई। इसी तरह से ये 10 से 30 अगर आप देखें स्ट्रेस 3 टाइम्स हो गई है, तो अगर आप नीचे देखें तो 2 से 6 स्ट्रेन हो गई है, इसका मतलब स्ट्रेन भी 3 टाइम्स हो गई है। तो इसका मतलब जिस रेशियो में स्ट्रेस बढ़ रही है उस रेशियो में स्ट्रेन बढ़ रही है। ये हमेशा नहीं होगा, एक लिमिट तक होता है, तो हम उस लिमिट के अंदर अंदर ही मटेरियल को डिफॉर्म करेंगे। उस लिमिट को क्या बोलते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहां से मैं इसको एक और तरह से भी देख सकता हूं। अगर मैं जो फर्स्ट केस है उसमें स्ट्रेस जो कि 10 है और स्ट्रेन जो कि 2 है उसको डिवाइड करूं तो ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो आई ये 5 आई। अब मजे की बात है जो सेकंड केस है अगर मैं उसकी स्ट्रेस लूं तो वो 20 थी, उसकी स्ट्रेन 4 थी, लेकिन जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 20/4 आंसर अभी भी 5 आया। और थर्ड केस में अगर मैं स्ट्रेस 30 ले लेता हूं और स्ट्रेन 6 ले लेता हूं, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर अभी भी 5 ही आएगा। इट मींस व्हेन यू इंक्रीज द स्ट्रेस द स्ट्रेन आल्सो इंक्रीजेस बट इन द सेम रेशियो, जिसकी वजह से हमारे पास जब इनका डिवीजन करते हैं यानी इनकी रेशियो लेते हैं वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट आती है। और जो चीज कांस्टेंट रहती है ना वो हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो कांस्टेंट आ रही है, इस वजह से मैं एक नई क्वांटिटी बना देता हूं कि ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन को जब मैं डिवाइड करता हूं तो ये जो नई क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी मॉड्यूलस। व्हाई इलास्टिसिटी मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? बिकॉज दिस is a ratio between stress and strain, and the marvelous thing is it always remains constant. अच्छी बात ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो क्या होता है यंग्स मॉडुलस मैंने आपको बता दिया। ये मुझे बताएगा क्या, ये अभी हम डिस्कस करते हैं, यानी इससे मुझे क्या पता चलेगा ये बात की बात है। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो जो है इसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी मॉड्यूलस, एक बात है। अच्छा जी, इसको ई से रिप्रेजेंट अगर मैं कर दूं तो हमारे पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यही इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का
यूनिट निकाल लेते हैं जरा। देखें ऊपर स्ट्रेस है, स्ट्रेस का यूनिट याद है आपको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जबकि नीचे स्ट्रेन है और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो फिर E का यूनिट यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट वही होगा जो स्ट्रेस का यूनिट होगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता और स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, स्ट्रेस एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोथ हैव सेम यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कर रहा हूं, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि स्ट्रेस, और बल्कि 3 चीजें होंगी, स्ट्रेस, प्रेशर एंड मॉड्यूलस, इन तीनों का एक ही यूनिट है और तीनों का यूनिट क्या है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये तो हम लोगों ने इसका फार्मूला लिख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये क्या बताएगा, ठीक है, यानी मुझे पता चलता है भाई एक मटेरियल का इलास्टिसिटी मॉड्यूलस 50 है, दूसरे का 25 है, तो इसका क्या मतलब क्या है, उसका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ज्यादा होने का क्या मतलब है, दूसरे मटेरियल का इलास्टिसिटी मॉड्यूलस कम होने का क्या मतलब है। तो आई वांट द फिजिकल मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी मॉड्यूलस। अब वो फिजिकल मीनिंग मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप देखें ना, ये बता क्या रहा है, ई जो है वो बता रहा है कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो, याद है सिंबल्स दिए थे, मैं इस फार्मूला को 2 दफा लिख देता हूं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का सिंबल। अच्छा, अब जरा देखिए, मेरे पास ये एक रबर है। इस रबर बैंड के बारे में आप लोग अक्सर ये कहते हैं, 10th में कहकर भी आए हैं, और टीचर से आपने सुना भी होगा कि यार रबर इज वेरी इलास्टिक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लचकदार है। तो लचक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इलास्टिक। यहां से आप लोगों ने ये सुना भी होगा कि इलास्टिक यूज करते हैं ना, इलास्टिक का वर्ड इलास्टिक से निकला। तो हम कहते हैं रबर इज वेरी इलास्टिक। आज हम चेक करते हैं ये रबर इलास्टिक है या नहीं और इसका मतलब क्या है। देखें, मैं इस पर स्ट्रेस लगाता हूं और देखता हूं इसमें कितनी डिफॉर्मेशन पैदा होती है। ये देखिए, मैं थोड़ी सी स्ट्रेस लगाई और डिफॉर्मेशन अच्छी खासी पैदा होगी, क्योंकि काफी फ्लेक्सिबल मटेरियल है। दोबारा देखें, मैंने थोड़ी सी स्ट्रेस लगानी है तो डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी, यानी स्मॉल स्ट्रेस प्रोड्यूसेस लार्ज स्ट्रेन्स इन द बॉडी, ऐसे है ना। तो इसका मतलब स्ट्रेस थोड़ी थी, स्ट्रेन ज्यादा थी। स्ट्रेस क्या होती है, ऊपर आती है ना, ये स्ट्रेस ऊपर है, तो स्ट्रेस थोड़ी है तो स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। यानी इस केस में अगर मैं देखूं तो स्ट्रेस ज्यादा है, स्ट्रेन थोड़ी है, मतलब न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली चीज थोड़ी है, नीचे वाली चीज ज्यादा है। आप जानते हैं कि जब रेशो के अंदर ऊपर वाली चीज कम हो, नीचे वाली चीज ज्यादा हो, तो फिर आंसर कम आता है, क्योंकि ऊपर वाली चीज कम होगी, आंसर कम आएगा, और नीचे वाली चीज ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो भी आंसर कम होगा। तो इस केस में इलास्टिसिटी मॉड्यूलस क्या आया, कम आया। यानी रबर का इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ज्यादा है कि कम है, कम है, ये कम इलास्टिक है। हम गलत कहते हैं कि रबर तो बड़ा इलास्टिक है, ऐसा नहीं है, रबर इज वेरी लेस इलास्टिक। ठीक है जी, तो हमारे पास इलास्टिसिटी कम होने का क्या मतलब हुआ, रबर के बारे में हम लोगों ने क्या नोट किया, लेस इलास्टिक है। ये लेस इलास्टिक का मतलब इसका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस कम है ना। तो जिसका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस कम होगा, जैसे रबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल मतलब ये हुआ ये आराम से स्ट्रेच हो सकता है, यानी इसको डिफॉर्म करना आसान है। ये असल मतलब होता है इलास्टिसिटी मॉड्यूलस का। इलास्टिसिटी मॉड्यूलस हमें बताता है किसी चीज को कितना आसानी से डिफॉर्म किया जा सकता है या कितनी मुश्किल से डिफॉर्म किया जा सकता है। तो यहां आप देख रहे हैं रबर के केस में मैंने देखा कि वो कम इलास्टिक है, उसका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस कम है, इसलिए वो कम इलास्टिक है, और इलास्टिसिटी मॉड्यूलस कम होने के साथ साथ मैंने देखा कि वो इजीली डिफॉर्म हो सकता है, इजीली डिफॉर्म हो सकता है, आसानी से अपनी लेंथ चेंज कर सकता है, मुझे बहुत कम स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ी। आइए अब एक और सिनेरियो देखते हैं। इस रबर को जाने दीजिए, ये मेरे पास स्टील का एक स्केल है, और मैं जिस तरह से जितनी फोर्स मैंने रबर पर अप्लाई की थी उतनी ही इस पर अप्लाई करता हूं, उतनी ही स्ट्रेस आप देखेंगे कि मैं अप्लाई करूंगा। अब जरा देखते हैं, मैं उतनी ही स्ट्रेस इस पर अप्लाई कर रहा हूं, क्या लेंथ चेंज हुई? चले मान लेते हैं कि थोड़ी सी हो भी गई होगी, तो स्ट्रेन बहुत कम नहीं प्रोड्यूस हुई,
यहां पर अगर आप देखें, मैं उतनी ही फोर्स अप्लाई, उतनी ही स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं तो काफी ज्यादा स्ट्रेन है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो मैं उतनी ही स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं, बल्कि शायद ज्यादा ही कर रहा हूं, लेकिन स्ट्रेन उतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसका मतलब स्टील जैसी चीज के अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा लग रही होती है, लेकिन स्ट्रेन बहुत कम प्रोड्यूस होती है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा, लेकिन स्ट्रेन बहुत कम। अब ये तो उल्ट हो गया ना, यहां देखो, यहां पर ऊपर वाली चीज कम थी, नीचे वाली चीज ज्यादा। यहां ऊपर वाली चीज यानी न्यूमरेटर वाली चीज ज्यादा है और डिनोमिनेटर वाली चीज कम है। जब न्यूमरेटर बड़ा हो तो आपको पता है रेशो बढ़ जाती है, या जब डिनोमिनेटर कम हो तब भी रेशो बढ़ जाती है। इसका मतलब इस केस में ई क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यानी स्टील के केस में हम कहेंगे कि स्टील इज वेरी इलास्टिक। व्हाई? बिकॉज इट्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज वेरी हाई। और वो क्यों है? क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है, स्ट्रेन बहुत थोड़ी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो सख्त इतना है। तो यहां से हम अब ये कंक्लूजन लिख देते हैं, जैसे रबर के बारे में लिखा, स्टील के बारे में हम कह सकते हैं कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस मैंने देखा कि ज्यादा आ रहा है। और इसका नतीजा क्या हुआ? क्यों इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ज्यादा आ रहा था? इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह यह बनी कि स्ट्रेस बहुत लग रही थी, स्ट्रेन बहुत कम प्रोड्यूस हो रही थी। स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होने का मतलब बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही थी। स्केल को मैं स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रबर जितना डिफॉर्म नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ज्यादा, तो इसका मतलब डिफिकल्ट टू डिफॉर्म। जी ये है असल में इलास्टिसिटी मॉड्यूलस का फिजिकल मतलब। अगर आपसे कोई पूछे यार इलास्टिसिटी मॉड्यूलस क्या बताता है, तो आप बताएंगे ये बताता है कि डिफॉर्मेशन का ईज या डिफॉर्मेशन का डिफिकल्टी बताता है। बेसिकली हाउ डिफिकल्ट, हाउ मच डिफिकल्ट इज टू डिफॉर्म अ बॉडी, या हाउ मच इजी इज टू डिफॉर्म अ बॉडी। तो हम लोगों ने देख लिया कि इलास्टिसिटी मॉड्यूलस जो है वो आपको डिफिकल्टी ऑफ डिफॉर्मेशन बताता है या ईज ऑफ डिफॉर्मेशन बताता है। मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं कि इलास्टिसिटी मॉड्यूलस का ये फिजिकल मतलब मैं लिख देता हूं। इलास्टिसिटी मॉड्यूलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफिकल्टी ऑफ डिफॉर्मेशन, या डिफिकल्टी इन डिफॉर्मेशन लिख देता हूं। इसका मतलब ये है कि जिन चीजों का इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या लेंगे आप, उनको डिफिकल्ट है डिफॉर्म करना। जिनका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस कम होगा, इसका मतलब उनको आसान है डिफॉर्म करना। तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि यहां पर हमारे पास ये जो रबर है, जिसको हम हमेशा से कहते हैं यार ये तो बड़ा इलास्टिक है, ये इलास्टिक नहीं है, ये बहुत कम इलास्टिक है। असल में इलास्टिक कौन है? जो जितना सख्त होगा उतना इलास्टिक होगा। तो असल इलास्टिक स्टील है। तो ये अगर एमसीक्यू आ जाए, और आता भी है खासतौर पर एंट्री टेस्ट में, कि विच वन इज मोर इलास्टिक, तो बच्चे अक्सर रबर की तरफ जाते हैं। नहीं भाई, रबर वेरी लेस इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी से लचक नहीं है, लचक का ये गलत तर्जुमा है इलास्टिसिटी। लचक के लिए असल वर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आपसे पूछे हु इज मोर फ्लेक्सिबल, तो फिर आप रबर कहेंगे, ठीक है ना। तो अक्सर हम कहते हैं इलास्टिसिटी का मतलब लचक होता है। नहीं भाई, लचक नहीं होता, समझ लगी ना। वैसे इलास्टिसिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस गेन करने की एबिलिटी। तो यहां से बच्चे आर्ग्यू करते हैं कि सर देखें, आपने इसको इतना ज्यादा स्ट्रेच किया, इतना स्ट्रेच करने के बावजूद जब छोड़ा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गए, तो ये ज्यादा इलास्टिक है। यानी इसकी एबिलिटी अपनी ओरिजिनल पोजीशन के लिए गेन करने के लिए ज्यादा है, ठीक है ना। जबकि इसके स्टील के स्केल में ऐसा नहीं होता। तो मैं कहता हूं आप इस तरह से ना देखो, आप ये देखो कि इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, एबिलिटी टू रीगेन द ओरिजिनल पोजीशन। आप यूं समझे कि इलास्टिसिटी का मतलब है कि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी मोहब्बत करती है। तो अगर आप देखें, इसको मैंने देखा, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक है ना। तो अगर ये वाकई अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती, तो मुझे ये इतना डिफॉर्म करने देती ही ना, समझ लगी। तो ये फौरन वापस आ तो गई है, यानी इतना करने के बाद, लेकिन हमारा असल कंसर्न ये होना चाहिए कि भाई आपने इसका इतना डिफॉर्म कर कैसे दिया, अगर वाकई ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करने की एबिलिटी रखती थी। भाई नहीं रखती थी तो आपने कर दिया ना,
समझ लगी ना? तो इसका मतलब इलास्टिसिटी को आप इस तरह से देखेंगे। तो बच्चों ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में कुछ बातें हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यानी इलास्टिसिटी मॉड्यूलस जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, वो उतनी सख्त चीज होगी, उसको डिफॉर्म करना उतना मुश्किल होगा। तो जब आप अपने जो घरों में आपने मटेरियल यूज करने दीवारों में, तो आप देखेंगे कि भाई वहां आपको एक सख्त चीज चाहिए जो कि ठहर सके वहां पर। तो इसका मतलब आप वहां पर ऐसी चीजें इस्तेमाल करेंगे जिनके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉड्यूलस ज्यादा होंगे। तो अगर आप ये टेबल देखें जो आपकी बुक में बना हुआ है, तो इस टेबल में आप देखेंगे जिन चीजों के बारे में आप जानते हैं कि वो सख्त है, मिसाल के तौर पर ये डायमंड देख लीजिए। तो डायमंड के आगे इलास्टिसिटी मॉड्यूलस की डिफरेंट वैल्यूज हैं। क्यों है डिफरेंट वैल्यूज, अभी हम लोगों ने पढ़ना है, लेकिन सारी वैल्यूज को एक नजर देखिए तो सही, सारी कितनी ज्यादा है, थाउजेंड्स में, ऐसी है ना। तो जो चीजें इतनी ज्यादा सख्त नहीं है, जरा उनको एक नजर देखिए, तो वो आप देखेंगे उनके इलास्टिसिटी मॉड्यूलस बहुत कम है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने याद रखना है कि इलास्टिसिटी मॉड्यूलस बताता है कोई चीज कितनी सख्त है, कितना उसको डिफॉर्म करना मुश्किल है। ठीक है, लो बच्चों, अब एक आखिरी बात भी मैं आपको बताता चलूं, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसका मतलब समझाता हूं, लेकिन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी मॉड्यूलस जो है ना, वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल की प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? मेरे पास कॉपर का, सपोज करें कॉपर का एक रॉड है, उसका यंग्स मॉड्यूलस मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया। अगर मैं कॉपर का रॉड की बजाय कॉपर की डिस्क ले लूं, या कॉपर का ब्लॉक ले लूं, या कॉपर का स्प्रिंग ले लूं, या कॉपर की वायर ले लूं, ये सारी डिफरेंट चीजें हैं ना, लेकिन मजे की बात है सबका यंग मॉड्यूलस यही होगा। इसका मतलब यंग मॉड्यूलस कॉपर का मटेरियल जो है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। आप जो मर्जी शेप ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एमसीक्यू आ जाता है, और एमसीक्यू इस तरह से बता देता हूं आपको कि हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड का यंग मॉड्यूलस सपोज करें ई है। इस रॉड के मैंने दो हाफ कर दिए, ठीक है, इसको कट करके मैंने दो हाफ में डिवाइड कर दिया। तो बताएं हर हाफ का यंग मॉड्यूलस कितना होगा? तो बच्चे कहते हैं भाई E/2 होगा। नहीं, ऐसे नहीं। यंग मॉड्यूलस को डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ती। बिल्कुल वैसे जैसे रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 13 में, कि रेजिस्टिविटी का डायमेंशन से कोई ताल्लुक नहीं है। वायर बड़ी हो, छोटी हो, मोटी हो, पतली हो, जैसी मर्जी हो, अगर कॉपर है तो जब तक कॉपर का मटेरियल आप यूज करते रहेंगे एक ही रेजिस्टिविटी होगी। बिल्कुल ऐसे यहां पर यंग मॉड्यूलस भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस और लेंथ और ज्योमेट्री जो हमारे पास मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जो मर्जी शेप हो। तो इस केस में आप देखें कि हमारे पास रॉड्स हाफ हो गए, लेंथ भी हाफ हो गए, लेकिन यंग मॉड्यूलस अभी भी दोनों हाफ का ई ही होगा। तो यंग मॉड्यूलस को लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया से, शेप से, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये कब चेंज होगा? जब आप कॉपर की जगह सिल्वर का रॉड ले लेंगे, उसका यंग मॉड्यूलस डिफरेंट होगा। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। इफ यू वांट टू चेंज द मॉड्यूलस, यू बेटर चेंज द मटेरियल यू आर यूजिंग। ओके, लो भी बच्चों, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो गई हैं। अब आगे का काम आसान है, और वो मैं अब आपको बताता हूं कि इलास्टिसिटी मॉड्यूलस क्या बताता है, डिफॉर्म करना कितना मुश्किल है। ऐसे ही ना, डिफिकल्टी इन डिफॉर्मेशन, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ये बताता है। लेकिन डिफॉर्मेशन तो हम पढ़ के आते हैं, तीन किस्म की होती है ना, लेंथ में डिफॉर्मेशन होती है, वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन होती है। तो फिर हमें हर एक को अलग-अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास, अगर मैं जब सपोज कर मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, और मैं इस रॉड पर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, तो ये जब मैं स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो इस रॉड की लेंथ बढ़ जाएगी, तो ये स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये वो वाली स्ट्रेस है जो बॉडी को सिर्फ एक डायमेंशन में, यानी लीनियरली उसको इलोंगेट करे, उसकी लेंथ चेंज करे सिर्फ एक डायमेंशन में, इसलिए मैंने इस स्ट्रेस को लीनियर स्ट्रेस बोला था। और ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी इसको लीनियर स्ट्रेन बोला था। इसकी रेशियो अगर लेता हूं, है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो ना, लेकिन कौन सी स्ट्रेस? लीनियर स्ट्रेस। और कौन सी स्ट्रेन? लीनियर स्ट्रेन। तो फिर ये रेशियो होगा तो इलास्टिसिटी मॉड्यूलस, लेकिन उसका भी एक स्पेसिफिक नाम होगा, इसे हम बोलेंगे यंग्स मॉड्यूलस। तो व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस? भाई ये भी वही है, जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो होती है, ये भी स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो, लेकिन कौन सी स्ट्रेस? लीनियर स्ट्रेस, वो स्ट्रेस जो सिर्फ लेंथ चेंज करती है, और लीनियर स्ट्रेन की रेशियो। अब लीनियर स्ट्रेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ऑल स्ट्रेसेस हैव सेम फार्मूला। हर स्ट्रेस, चाहे वो लीनियर हो या वॉल्यूम हो या शियर हो, पढ़ा था ना हम लोगों ने लास्ट टाइम, उसका फार्मूला तो F/A होगा। लीनियर स्ट्रेन, स्ट्रेन के बारे में हमने पढ़ा था, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि यहां लेंथ चेंज हो रही है। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला। अच्छा, ये क्या बता रहा है? मॉड्यूलस क्या बताता है? कितना डिफिकल्ट है डिफॉर्म करना। तो ये भी कहेगा कितना डिफिकल्ट है डिफॉर्म करना, लेकिन अब ये एक खास डिफॉर्मेशन की बात कर रहा है। ये कह रहा है कितना डिफिकल्ट है लेंथ चेंज करना।
ठीक है। अब ये डिफॉर्मेशन में आप स्पेसिफिक लेंथ वाइज डिफॉर्मेशन की बात करें, लीनियर डिफॉर्मेशन की बात करें, तो जिनका यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगा इसका मतलब है कि उनकी लेंथ वाइज डिफॉर्मेशन यानी उनकी लेंथ चेंज करना मुश्किल है, और जिनका यंग्स मॉड्यूलस कम होगा इसका मतलब उनकी लेंथ को चेंज करना आसान है, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस स्पेसिफिकली लेंथ की डिफॉर्मेशन जो है, ठीक है, लीनियर डिफॉर्मेशन जो है उसको टैकल करेगा। आप लोग जानते हैं कि एक बच्चा जब पींग पर बैठता है, ठीक है, स्विंग पर बैठता है, तो स्विंग पर उसके वजन की वजह से जो रस्सी है उसकी लेंथ बढ़ सकती है, ऐसे ही ना। अब लेंथ बढ़ सकती है तो यहां पर लेंथ वाइज चेंज आ रहा है, तो यहां पर आप इस मटेरियल ये जो रस्सी है इसका कौन सा मॉड्यूलस जो है उस पर ध्यान देंगे, यंग्स मॉड्यूलस पर। या आपने फॉर एग्जांपल एक फानूस जो है वो एक तार से लटकाना है ना, तो अब जो फानूस है उसके लटकने पर आप चाहते हैं कि तार ये ना हो कि लंबी हो जाए और टूट जाए, ऐसे ही ना। तो आपको फिर यहाँ पर लंबाई यानी कि लेंथ की डिफॉर्मेशन को रोकना है, और लेंथ की डिफॉर्मेशन को रोकना है तो आप ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप देख लें, जब आप पिलर्स डालते हैं तो पिलर्स के ऊपर जब छत होगी तो छत पर अगर लोग जाते हैं तो वो पिलर्स पर दबाव डालेंगे, जिससे पिलर्स की लेंथ कम होने का खदशा होगा, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ वो डिफॉर्म हो गए तो टूट जाएंगे। तो हम चाहते हैं कोई ऐसा मटेरियल यूज हो जिनका जो लीनियर डिफॉर्मेशन है वो बहुत मुश्किल हो, तो आप ऐसे मटेरियल चूज करेंगे जिनका यंग्स मॉड्यूलस बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब उनकी लेंथ चेंज नहीं होगी जब बहुत ज्यादा लोग छत पर चढ़ भी जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह से हम प्रैक्टिकली सिविल इंजीनियर्स खास तौर पर इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लो भाई, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है इस फार्मूले को ही मैं ऊपर आपके सामने डेफिनेशन के तौर पर लिख सकता हूं, द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस। अच्छा, लीनियर स्ट्रेस जो है उसके बारे में आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया कि लेंथ में चेंज आता है, तो लेंथ में दो तरह से चेंज आ सकता है, लेंथ में कमी भी हो सकता है और लेंथ में इजाफा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर ज्यादा हो जाए लेंथ तो टेंसाइल, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जब बच्चा पींग पर बैठेगा, ठीक है, तो वो जो लेंथ है वो ज्यादा होने का खदशा है, ठीक है। और कंप्रेसिव भी हो सकते हैं। कंप्रेसिव का मतलब है जहां लेंथ कम हो, जैसे मैंने पिलर वाली एग्जांपल दी कि उनके आने से लेंथ डिक्रीज होने का चांस है, तो ये कंप्रेसिव भी हो सकती है, टेंसाइल भी हो सकती है। द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस ये टू लीनियर स्ट्रेन, लेकिन लीनियर स्ट्रेन भी टेंसाइल भी हो सकती है, कंप्रेसिव भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया इलास्टिसिटी मॉड्यूलस का। लो भी बच्चों, बल्क मॉड्यूलस अब देखते हैं। जरा इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक ब्लॉक है और मैं ब्लॉक पर हर तरफ से फोर्स लगाता हूं। जब मैं हर तरफ से फोर्स लगाऊंगा तो आप देखेंगे इस ब्लॉक का वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ऐसे ही ना। तो अब ये जो वॉल्यूम की डिफॉर्मेशन है, अगर मैं इसमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करूं तो उस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम बल्क मॉड्यूलस कह देते हैं, ठीक है। तो बल्क मॉड्यूलस क्या होगा? बल्क मॉड्यूलस होगा वॉल्यूम स्ट्रेस जो हम अप्लाई कर रहे हैं और जितना चेंज आएगा डिफॉर्मेशन वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेस ओवर वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस। ये देखें, वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस। इसका सिंबल के है। अब स्ट्रेस, सारी स्ट्रेसेस का फार्मूला सेम होता है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस F ओवर A ही होगा, लेकिन वॉल्यूम स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेन क्योंकि वॉल्यूम में आ रही है तो हम चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम लेंगे। इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये बल्क मॉड्यूलस आ गया। अच्छा बच्चों, उसके बाद देखिए हमारे पास बल्क मॉड्यूलस के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, और वो ये है कि बल्क मॉड्यूलस अगर ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है? भाई मॉड्यूलस ज्यादा हो तो क्या मतलब होता है? मॉड्यूलस ज्यादा हो तो इसका मतलब है डिफिकल्ट है डिफॉर्मेशन करना। अगर बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है तो इसका मतलब है डिफिकल्ट है कौन सी डिफॉर्मेशन करना? वॉल्यूम डिफॉर्मेशन करना। तो इमेजिन करें कि मेरे पास एक सॉफ्ट बॉल है, मैं इस सॉफ्ट बॉल पर दोनों तरफ से फोर्स लगाता हूं। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो आप देखेंगे इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कम होने का मतलब ये है कि इसका बल्क मॉड्यूलस बहुत कम है, ये अपना वॉल्यूम मेंटेन नहीं कर सकती, ये अपने वॉल्यूम को आसानी से चेंज होने देती है। लेकिन जरा देखिए हमारे पास एक मेटालिक ब्लॉक है और मैं इस पे दोनों तरफ से जब हर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूं तो आप देखेंगे मैं इसका वॉल्यूम इतना चेंज नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब ये अपना वॉल्यूम मेंटेन कर सकती है। दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे कि इसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है, इसका वॉल्यूम चेंज करना मुश्किल होगा। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर मेरे पास गैसेज और सॉलिड्स ये दो चीजें हों, या चले तीनों कर लेते हैं, अगर मेरे पास गैसेज, लिक्विड और सॉलिड हो तो फिर इनमें से किसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होगा? जरा ध्यान करें। आपको पता है कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें स्पेसिंग बहुत ज्यादा होती है, ऐसी है ना। जब इनमें स्पेसिंग बहुत ज्यादा होगी तो जब मैं इनको हर तरफ से फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे मैं इनको अच्छा खासा कंप्रेस कर दूंगा, यानी ये अपना वॉल्यूम मेंटेन नहीं कर सकते, तो इनका बल्क मॉड्यूलस बहुत कम हुआ, ठीक है जी। तो इनका बल्क मॉड्यूलस कम हुआ इसलिए ये ज्यादा कंप्रेस हो सकते हैं, मोर कंप्रेसिबल कह दूं मैं इनको। जबकि सॉलिड्स के केस में देखें
तो सॉलिड्स के केस में आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत टाइटली पैक्ड हैं, तो अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूं तो मैं बहुत ज्यादा इनको कंप्रेस नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब है कि इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो सकता, इनकी वॉल्यूम वाइज डिफॉर्मेशन बहुत मुश्किल है। तो हम कहेंगे कि इनका जो मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस, वो बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से इनकी कंप्रेसिबिलिटी यानी इनकी कंप्रेस होने की एबिलिटी बहुत कम है। तो आपने देखा एक बात इन सारी डिस्कशन से, वो एक तो ये कि आपने देखा कि गैस का बल्क मॉड्यूलस सबसे कम होता है, उससे ज्यादा लिक्विड का होता है, और सॉलिड का बल्क मॉड्यूलस सबसे ज्यादा होता है। लेकिन एक और बात नोट करें कि बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है, यानी किसी चीज का बल्क मॉड्यूलस ज्यादा हो तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। तो यहां से याद रखिएगा, मैं ये लिख देता हूं कि कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, इनवर्स होता है। तो यहां से कंप्रेसिबिलिटी को अगर मैं C कहूं, बल्क मॉड्यूलस को K कहूं, तो हमारे पास ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि जो गैस है उनका बल्क मॉड्यूलस सबसे कम है, लिक्विड का उनसे ज्यादा है, और सॉलिड्स का सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर मैं देखूं कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी में ये रिलेशन बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो मैं कहूंगा गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, लिक्विड्स की उससे कम है, और सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉड्यूलस का ही इनवर्स है, तो जो बल्क मॉड्यूलस का यूनिट होगा, कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट बिल्कुल ऑपोजिट होगा। भाई मॉड्यूलस का यूनिट तो मैंने आपको बताया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट बिल्कुल ऑपोजिट होगा, तो न्यूटन की जगह बन जाएगा पर न्यूटन, और पर मीटर स्क्वायर की जगह बन जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, यूं हम कह सकते हैं कि बल्क मॉड्यूलस जो है वो सबसे कम गैसेस का होता है, उससे ज्यादा लिक्विड का होता है, और सबसे ज्यादा सॉलिड्स का होता है। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल आपकी बुक से ही दे देता हूं। अगर आप ये टेबल गौर से देखें तो इस टेबल में आप लोगों को नजर आएगा जो सॉलिड्स हैं उनका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे पास जो लिक्विड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मरकरी है या ये वाटर है, तो इनका जो बल्क मॉड्यूलस है वो उनके मुकाबले में कम है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद रखना है। अब बात करते हैं हम थर्ड मॉड्यूलस की, और वो शेयर मॉड्यूलस है। इसके बारे में अब डिटेल में मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूं कि शेयर मॉड्यूलस क्या होता है। एक दफा फिर से देख लेते हैं। मेरे पास ये एक क्यूब है और मैं इस पर कुछ इस तरह से फोर्स अप्लाई करता हूं कि एक फोर्स निचली लेयर पर इस डायरेक्शन में और एक फोर्स ऊपर वाली लेयर में इस डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं। इस सूरत में इसकी ना लेंथ चेंज होगी ना वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो इस सूरत में जो मैं स्ट्रेस अप्लाई कर रहा था उसे मैं शेयर स्ट्रेस कहूंगा, और जो मैं स्ट्रेन यहां से मेजर करूंगा उसे मैं शेयर स्ट्रेन बोलूंगा, और इनकी जो रेशियो लूंगा उसको मॉड्यूलस तो बोलेंगे लेकिन उसको शेयर मॉड्यूलस कहेंगे। ठीक है, आगे चली गई, ये जो जितना आगे गई इसे हम डेल्टा ए कहते हैं, और डेल्टा ए और ए की रेशियो ही स्ट्रेन बताती है हमें। ठीक है ना, तो हमारे पास डेल्टा ए ओवर ए मैंने आपको बताया था ये tan थीटा के बराबर आता है। ठीक है, इसको भी आप वहां से देख सकते हैं कि डेल्टा ए अगर आप देखें तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर बन रहा है, और जो ए है ये हमारे पास बेस बन रही है, और परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी डेल्टा ए ओवर ए एक्चुअली में tan थीटा बनता है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्कशंस कल की थी तो इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा जल्दी में बता रहा हूं। लो भाई, हमारे पास शेयर मॉड्यूलस का जो है वो सिंबल जी है। शेयर मॉड्यूलस का यूनिट वही होगा। शेयर मॉड्यूलस क्या बताएगा, तो शेयर मॉड्यूलस भी वही बताएगा कि डिफिकल्ट है काम। क्या काम, ये कहता था डिफिकल्ट है लेंथ चेंज करना। बल्क मॉड्यूलस बताता है कितना डिफिकल्ट है वॉल्यूम चेंज करना, तो शेयर मॉड्यूलस बताएगा कितना डिफिकल्ट है शेप चेंज करना। जिन चीजों का शेयर मॉड्यूलस कम होगा ना वो आसानी से शेप चेंज कर लेते हैं, और जिनका शेयर मॉड्यूलस ज्यादा होगा वो आसानी से शेप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बताता है डिफिकल्टी इन लेंथ चेंज, और ये बताता है डिफिकल्टी इन वॉल्यूम चेंज, और ये बताता है डिफिकल्टी इन चेंज इन शेप। ठीक है, अच्छा मजे की बात देखें कि जो बल्क मॉड्यूलस है ना वो मैंने आपको अभी बताया वो सॉलिड्स के लिए भी होता है, लिक्विड्स के लिए भी होता है, गैसेस के लिए भी होता है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम सबका चेंज हो सकता है फोर्स लगाकर। लेकिन अगर आप सोचें कि यंग्स मॉड्यूलस तो लेंथ का चेंज है ना, तो लेंथ में आपको मालूम है चेंज जो है वो लिक्विड्स में नहीं आ सकता, गैसेस में नहीं आ सकता। ठीक है, लेंथ वाइज चेंज कभी ऐसा हो सकता है कॉपर की वायर को तो पकड़ के आप इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि आपके पास पानी और पानी को आप इस तरह से पकड़ के स्ट्रेच कर दें? ऐसा नहीं है। तो पानी की जो लेंथ वाइज चेंज है वो नहीं होती, इसलिए पानी का यंग्स मॉड्यूलस नहीं होगा। तो यंग्स मॉड्यूलस ओनली
फॉर सॉलिड्स। इसी तरह से स्टूडेंट शेयर मॉड्यूलस क्या बताता है कि बॉडी अपनी शेप कितना मेंटेन कर सकती है, कितना डिफिकल्ट है उसकी शेप को मेंटेन करना। ये भी लिक्विड्स और गैसेस का नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपके पास पानी का एक ग्लास है, ठीक है, और आपके पास एक ईंट है। अच्छा, आप ईंट को अगर इस तरह से उठाकर यूं रख दें तो ईंट फिर भी अपनी जगह पर एज इट इज रहेगी, ऐसे ही ना। क्यों? ईंट के एटम नहीं बिखर रहे, क्योंकि ईंट के एटम्स जो है वो अपनी शेप बरकरार रखना चाहते हैं। शेयर मॉड्यूलस है इसमें, ठीक है ना, अपनी शेप बरकरार रखने की एबिलिटी है। लेकिन जरा ये ग्लास हटाएं, जब आप ग्लास हटाएंगे तो आप देखेंगे पानी फौरन बिखर जाएगा, यानी पानी के मॉलिक्यूल्स में अपनी शेप को बरकरार रखने की एबिलिटी नहीं थी। समझ लगी ना बात की? तो इसका मतलब पानी का शेयर मॉड्यूलस नहीं होता। तो हम देखेंगे कि शेयर मॉड्यूलस भी सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? ओनली फॉर सॉलिड्स, ठीक है। और इसका सबूत आप लोग अपने टेबल से देख लीजिए, जरा बुक का ये टेबल देखें तो यहाँ दो लिक्विड्स का जिक्र है, मर्करी का और वाटर का। और मर्करी और वाटर जरा दोनों को देखें तो दोनों का ना ही यंग्स मॉड्यूलस है और ना ही शेयर मॉड्यूलस है, सिर्फ दोनों का बल्क मॉड्यूलस है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर कंक्लूड करता हूं। मॉड्यूलस क्या बताता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता है कितना डिफिकल्ट है डिफॉर्मेशन को करना, ठीक है। और इसकी तीनों टाइप्स अलग-अलग बताएंगी। यंग्स मॉड्यूलस बताएगी कितना डिफिकल्ट है लेंथ में चेंज लाना, बल्क मॉड्यूलस बताएगा कितना डिफिकल्ट है वॉल्यूम में चेंज लाना, और शेयर मॉड्यूलस बताएगा कितना डिफिकल्ट है शेप में चेंज लाना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यंग मॉड्यूलस का ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।